हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। फॉलिंग इन लव विद डेविल पार्ट 4 चैप्टर 41। और ये तो ब्लैक कलर की इनवे। कायरा दीवार के अंदर एक बहुत बड़े रूम में आ गई थी और जब वो अपनी सिर उठाकर चारों ओर देखती है तो उसकी कायरा सिर चकराने लगती है। उसे कायरा कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस कमरे के दीवारों पे कई हजार तस्वीरें थे और उन सारे तस्वीर के नीचे एक एक मोमबत्ती जल रही थी जो हवा में थी। कायरा उन सारी फोटोज को और मोमबत्ती को देख हैरान गई थी। उस कमरे में सिर्फ उन मोमबत्तियों की ही रोशनी थी। कायरा एक तस्वीर के पास जाते हुए कहती है, ये यहाँ इतनी सारी तस्वीरें और ये कैंडल्स हवा में कैसे हैं? इतना कहते कहते कायरा उस फोटो के पास पहुंच जाती है और उस फोटो को गौर से देखते हुए ये तो ऋषभ है, अपने सिर पे मार मतलब वैम्पायर है और ये तो इसका असली रूप है जो मैंने देखा उस दिन खुश होते हुए। अगर मैं इस फोटो को नीसू को दिखा दूं तो वो मेरी बातों पे यकीन कर लेगी। कुछ सोच एक काम करती हूँ, इस फोटो को अपने साथ लेकर जाती हूँ हाथ जोड़कर। थैंक यू महादेव, आप बहुत अच्छे हो। इतना कह के कायरा ऋषभ के फोटो को छूने ही बाली थी कि तभी उससे एक और फोटो दिखती है। उस फोटो को देख कायरा की आंखें फाटी की फाटी रह जाती हैं और वो उस फोटो के पास जाकर उसे देखते हुए, ये क्या है देवर जी? फिर से अपने माथे पे चपत लगाते हुए, मतलब विशाल भी वैम्पायर है? फिर कुछ सोच नीसू ठीक ही कहती हैं, मैं बहुत बड़ा बाला बेवकूफ हूँ। मुझे ये कैसे समझ नहीं आया कि विशाल ऋषभ का भाई है तो वो दोनों ही एक बिरादरी के हैं। फिर अपने गाल पे हाथ रख के भी तो इनके साथ रहती है, कहीं के भी तो वैम्पायर। इतना कहते ही कायरा अपने सिर पे हाथ रख बाहर घूमने लगती है और कहती है, हे महादेव कृपा करके मुझे और नीसू को यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता। और नीसू को इतना कहते कहते कायरा की नजर एक आईने पे पड़ती है। वो आईना दिखने में बहुत सुंदर था और चमक रहा था। कायरा को ना जाने क्या होती है, वो उस आईने के पास जाने लगती है और आईने के सामने जाके खुद को देखती है तो कायरा और ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि आईने की अंदर एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर की इनरवेयर पहन रखी थी और कायरा को देख डेविल स्माइल कर रही थी और वो बिल्कुल कायरा की तरह ही दिखती थी, जिसे देख कायरा की सिर घूम रही थी। कायरा जल्दी से आईने से नजर हटाकर खुद को देखती है और फिर से आईने में देखती है और कहती है, ये क्या बला है? ये तो मैं ही हूं, पर मैं तो पिंक कलर की टॉप पहन रखी है और ये तो ब्लैक कलर की इनरवेयर। कायरा आईने में देख ये सब कह ही रही थी कि तभी वो देखती है कि वो लड़की आईने के अंदर से बाहर आ रही है, जिसे देख कायरा की तो डर के मारे पैर कांपने लग गई और कायरा कुछ करती या समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की कायरा का गला पकड़ लेती है। ऑफिस में लिफ्ट के अंदर रकुल डरा सहमा एक कोने में खड़ा था और केट कुछ दूर खड़ा उसे देख विल स्माइल कर रही थी। फिर अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट बंद होते ही रकुल घबरा जाता है और जल्दी से फोन निकाल किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी केट उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है और कहती है, रकुल बेबी कोई फायदा नहीं है, किसी को फोन करके कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने ही लिफ्ट बंद किया है। केट की बात सुनकर रकुल को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज्ड होकर केट को देखता है और पूछता है, तुम तो मेरे साथ हो और तुमने किसी को कॉल भी नहीं किया तो तुम कैसे कर सकती हो? रकुल की बात सुनकर केट अपने राइट हाथ को सामने करती है और अपने उंगली को घुमाती है। केट के ऐसा करते ही लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार में नीचे जाने लगती है, जिससे रकुल डर जाता है और केट को अपने और खींच उसे कसकर गले गला लेता है और केट के गर्दन पे अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है, रोको रोको, लिफ्ट को रोको प्लीज यार, मुझे इतनी जल्दी नहीं है ऊपर जाने की। रकुल के हक करने से केट को कुछ अजीब सा फील हो रही थी और उससे दर्द भी हो रही थी क्योंकि रकुल ने उसे बहुत ज्यादा टाइट हक किया था। केट उसे रकुल धक्का देते हुए गुस्से में कहती है, छोड़ मुझे, मुझे मारने का इरादा है क्या तेरा? और तू ऊपर नहीं नीचे जा रहा है गेंडे, छोड़, मार डाला मुझे। रकुल केट को और टाइट कर पकड़ लेता है और कहता है, पर अगर ऐसे नीचे गया तो नीचे जाते ही सीधा ऊपर स्वर्ग लोक पहुंच जाऊंगा, प्लीज रोको, तुम्हें तो जादू आती है, तुम तो बच जाओगे, पर मेरा क्या होगा? केट गुस्से में चिल्लाते हुए, अगर मुझे ऐसे पकड़े रहेगा तो मैं लिफ्ट रोकूंगा कैसे? पहले मुझे छोड़ फिर मैं लिफ्ट ठीक करती हूँ। रकुल नहीं, तुम ऐसे ही ठीक करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। केट गेंडे डरपोक, अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा ना तो मैं लिफ्ट ठीक नहीं करूंगी, फिर सच में तू सीधा नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक।
इस बार केट की बात सुनकर रकूल केट को छोड़ता है और रकूल के छोड़ते ही केट फिर से अपने राइट हाथ की उंगली घुमाता है और एक झटके में लिफ्ट रुक जाता है, जिससे रकूल खुद को संभल नहीं पाता और केट के ऊपर गिर जाता है। केट भी ऐसे अचानक रकूल के गिरने से खुद को संभल नहीं पाती और दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अब रकूल ऊपर था और केट उसके नीचे थी और रकूल का होंठ केट के होंठों पे था और अभी रकूल और केट दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चैप्टर 42 विशाल स्टॉप प्लीज। रकूल जल्दी से केट के ऊपर से उठता है और अपने होठों को हाथों से रगड़ने लगता है, जैसे उसके होठों पे किसी गंदी चीज लग गया हो और उसे ऐसा करते देख केट को बहुत बुरी लग रही थी और उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। केट गुस्से में रकूल की हाथ को उसके रकूल होठों से हटाती है और उसे लिफ्ट के डोर पे पूछ रख उसे डोर से सटा देती है और बिल्कुल उसके पास जाके गुस्से में कहती है, तुझे मेरे होठों इतनी गंदी लगती है कि थोड़ा सा टच होने से तू ऐसे अपने होठों को रगड़ रहा है। केट की बात सुनकर रकूल चौंक जाता है और वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके कहने से पहले केट उसके होठों पे अपनी होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। केट के ऐसा करने से रकूल चौंक जाता है और केट को खुद से दूर करने लगता है, पर केट उसे कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद रकूल भी बहकने लगता है, क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की ने उसे छुआ था और खुद से उसे किस कर रही थी। अब रकूल भी केट का किस करने लगा था। रकूल की दोनों हाथ केट के कमर पे चल रहा था। रकूल अपने हाथों को केट के कमर से ऊपर उसके ब्रेस्ट के और ले जाने लगता है और केट के होठों को छोड़ उसके नेक पे किस करने लगता है। रकूल केट के नेक पे किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे केट की हल्की हल्की चीख निकल रही थी, जिससे सुन रकूल को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रकूल केट को किस करते हुए उसके टॉप को उतारने ही वाला था कि तभी उसे केट रोक लेती है और रकूल को खुद से दूर कर कहती है, ये क्या कर रहा है तू? मैं तो बस तुझे सबक सिखाना चाहती थी, पर तू तो मौके का फायदा उठाने पे तुला है और तुझे अब घिन नहीं आ रही क्या एक बिल्ली के साथ ये सब करते हुए? रकूल केट को देख लंबी लंबी सांसें लेते हुए, मुझे तुमसे घिन क्यों आएगा? और मैं। केट रकूल को अपने हाथ दिखाकर रोक लेती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना और हाँ तू मुझसे दूर ही रहेगा, अगर अगली बार मेरे करीब आई ना तो नोच डालूंगी, समझा? अब जल्दी चल, मुझे काम समझा। इतना कह के केट लिफ्ट ठीक कर देती है और लिफ्ट ऊपर जाने लगता है और रकूल केट को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये क्या हो गया था तुझे रकूल? ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक बिल्ली है और तू इसके साथ छी कुछ सोच कहीं तुझे इस गुंडी बिल्ली से प्यार नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं एक इंसान हूं, मैं किसी बिल्ली को प्यार कभी नहीं। इतना सोच के रकूल केट से अपनी नजरें फेर लेता है और दूसरे और देखने लगता है। वही केट भी अपने मन में कह रही थी, ये तुझे क्या हो गई थी कि तू एक इंसान को नहीं, तू बिल्लियों की रानी है और तू किसी साधारण इंसान के साथ नहीं। फिर रकूल को देखती है जो उससे दूर खड़ा सामने देख रहा था, पर इस ब्रह्मांड में सिर्फ यही एक है जिसके और मैं आकर्षित हुई हूँ, और पिताजी भी तो कह रहा था कि मुझे पृथ्वी पे ही अपने जीवन साथी मिलेगा, तो कहीं यही तो वो नहीं। विशाल का केबिन। विशाल आराम से चेयर पे बैठा था और अकेले में ही मुस्कुरा रहा था, तभी उसके केबिन का डोर पे कोई नोक करते हैं। नोक की आवाज सुन विशाल खुश हो जाता है और चेयर से उठते हुए कहता है, कमिंग। विशाल की परमिशन मिलते ही गुस्से में लाल हुए निशा अंदर आती है। निशा के अंदर आते ही विशाल निशा को हक कर लेता है और कहता है, बेबी एक गुड न्यूज है, हम आज शाम को कैलिफोर्निया जा रहे हैं। विशाल की बात सुनकर निशा उससे खुद से दूर करता है और गुस्से में कहता है, सर ये ऑफिस है और आप मेरे साथ ऐसे लिप नहीं सकते हैं, और मैं क्यों आपके साथ कैलिफोर्निया जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना, और आप मुझे बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है? विशाल को निशा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में निशा को बाजू से पकड़ उसे दीवार से लगा देता है और पूछता है, मैं तुमसे नहीं लिपटूं? अगर मैं नहीं लिपटूंगा तो कौन लिपटेगा तुम्हारे साथ? हाँ निशा, वही जो मेरे जैसे हो, क्योंकि ना तुम मेरे जैसे हो और ना मैं तुम्हारे जैसे, और छोड़ो मुझे वरना मैं अपनी पावर को यूज कर। निशा की बात सुनकर विशाल को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में निशा के ब्रेस्ट पे हाथ रख उसके कपड़ों के ऊपर से ही आपने नाखून को बड़ा कर उसके ब्रेस्ट पे चुभाने लगता है, जिससे निशा को दर्द हो रही थी। और विशाल गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे जैसे हूँ कि नहीं, या तुम मेरे जैसे हो कि नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरे हो, तो आइंदा ऐसी बात कभी मत करना।
इतना कह के विशाल निशा के होठों पे अपना होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। निशा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर विशाल उसे नहीं छोड़ रहा था। विशाल निशा को किस करते हुए उसे ले जाकर टेबल पे बिठा देता है और निशा को किस करते हुए ही अपने हाथ को उसके स्कर्ट के अंदर डाल देता है पर और उसके पैंटी को फाड़ देता है। निशा लगातार विशाल को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। विशाल निशा के होठों को छोड़ उसके नेक पे किस करने लगता है और विशाल के निशा की होठों को छोड़ते ही निशा कहती है, आह वी विशाल तुम पागल हो गए हो क्या, हम ऑफिस में हैं। आहे है विशाल स्टॉप प्लीज। आह। निशा की बातों का कोई असर विशाल पर नहीं होता और वो अपने पेंट और बॉक्सर उतार देता है और निशा को अपने और खींचते हुए उसके अंदर सामा जाता है जिससे निशा की मुंह से एक आह निकल जाती है। फिर विशाल जोर जोर से धक्के मारने लगता है और अपने हाथों से कपड़ों के ऊपर से ही निशा के ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस करने लगता है और उसके नेक होंठ चीक हर जगह किस करने लगता है। कुछ देर बाद निशा जो विशाल को खुद से दूर कर रही थी वो भी उसका साथ देने लगता है। तो वही अंश बेड पे लेटा था तभी उसका फोन बजता है और फोन बजते ही अंश फोन उठाता है और उसके कुछ कहने से पहले ही उधर से कुछ कहता है जिससे सुन अंश झट से उठ खड़ा होता है और कहता है, ठीक है आज रात 3 बजे हम बाहर जाएंगे, रेडी रहना। और हाँ, ये बात सिर्फ हम 5 लोगों के बीच ही कहना चाहिए, बाहर लीक नहीं होना चाहिए। अंश की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है जिससे सुन अंश फोन काट कर देता है और बेड से उठकर विंडो के पास जाकर बाहर देखते हुए कहता है, आज मुझे ये रुखसाना जी की सच पता चल ही जाएगा कि ये करता क्या है लड़कियों के साथ। चैप्टर 43 हुश आज कुछ नहीं कहना, आज बस तुम मुझे प्यार करो। शाम का वक्त निशा और विशाल अपने प्राइवेट जेट से कैलिफोर्निया के लिए निकल गए थे और केट को रकूल डरते हुए काम समझा रहा था जो उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या समझा रहा है और केट को उसके ऐसे समझाने से कुछ समझ नहीं आ रही थी। केट, क्या यार तू मुझे ठीक से समझा या तो मैं ऋषभ से तेरी शिकायत कर दूंगी। रकूल, क्या कब से डराए जा रहे हो, ऐसे ही तुम्हें देख मेरी हालत खराब हो रही है और उल्टा तुम मुझे और डरा रहे हो। और तुम बॉस के नाम से उनको क्यों बुला रहे हो, उनको पता चला ना तो तुम्हें यही जमीन पर गाड़ देंगे। रकूल की बात सुनकर केट जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो मुझे जमीन पर गाड़ेगा, क्या मजाक करता है तू भी, वो तो मेरी चड्डी बड्डी यार है। रकूल के कंधे पे हाथ रख, ये सब छोड़ और ये बता तू मुझसे इतना उड़ क्यों रहा है, मैं तो एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली हूँ। रकूल केट के हाथ को खुद के कंधे से हटाकर थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम क्यूट तो हो पर तुम इंसान नहीं हो और तुम्हें तो मैजिक भी आती है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो। केट फिर से रकूल के पास आकर उसके गले में अपने हाथों को लपेट लेती है और कहती है, कुछ देर पहले लिफ्ट में जो करना चाहते थे मेरे साथ, तब तुझे ये बात याद नहीं था कि मैं इंसान नहीं हूं और मैं तुझे मार भी सकती हूं। रकूल फिर से केट से खुद को छुड़ा के उससे दूर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने हुए कहता है, तब तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पर अब ऐसा नहीं होगा और तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पास ना जाऊं और अब तुम ही मुझसे चिपक रहे हो। केट फिर से रकूल के पास जाके उसके सीने पे उंगली घुमाते हुए, मैंने तो ये कही थी कि तुम मेरे पास मत आना, ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। रकूल के सीने से लेकर गले में हाथ फेराते हुए, और तुम तब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब कैसे करोगे रकूल बेबी। इतना कह के केट रकूल के होठों के करीब जाने लगती है जिससे रकूल अपने आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, पर केट बिल्कुल रकूल के होठों के पास अपने होंठ ले जाकर रुक जाती है और कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे वुड बी वाइफ की हक छीन लूं तो चुपचाप और अच्छे से मुझे काम समझाओ, अगर इस बार एक भी गलती की या मुझे समझा नहीं पाए तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक बिल्ली के साथ एक इंसान कैसे। इतना कह के केट अपने चेहरे पे एक इविल स्माइल लेकर रकूल से दूर खड़ा हो जाती है और कहती है, अब मुझे जल्दी से काम समझाओ। केट की बात सुनकर रकूल जल्दी से केट को काम समझाने लगती है और इस बार रकूल अच्छे से समझा रहा था जो केट को आसानी से समझ आ रही थी। ऋषभ का केबिन। ऋषभ चेयर में बैठ कुछ सोच रहा था कि तभी उसके लेफ्ट साइड का दीवार अचानक पूरा काला पड़ जाता है और 2 हिस्सों में बट जाता है और उसके अंदर से महागुरु बाहर आता है। महागुरु को देख ऋषभ चेयर से उठ खड़ा होता है और उनको देखते हुए पूछता है, आपको क्या पता चला महागुरु कौन है वो तीनों। महागुरु ऋषभ को देखते हुए, मुझे नहीं पता किंग, पर आप चिंता ना करें, बहुत जल्द हम पता कर लेंगे। ऋषभ, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ आए क्यों। महागुरु आपको सावधान करने।
ऋषभ सावधान करने पर किस लिए? महागुरु अभी बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी होने वाला है और उन सब से आप ही ब्रह्मांड को बचा सकते हैं और इसलिए आपका पवित्र रहना आवश्यक है। ऋषभ मुझे पता है और मैं कायरा के सिवाय किसी और के करीब भी नहीं जाता और ना जाना चाहता हूँ। महागुरु हल्का मुस्कुराते हुए, किंग मैं तो आपको इतना कहूंगा, आप अपने शरीर की जरूरत के लिए अपने शरीर की नहीं अपने दिल की सुनना, क्योंकि शरीर हमारे साथ बेवफाई कर सकता है पर दिल कभी नहीं। ऋषभ आंखें छोटी कर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं अपने दिल की कैसे सुन सकता हूं, मेरे पास तो। महागुरु पीछे मुड़कर दीवार के अंदर जाते हुए, आपको बस मैं यहां सावधान करने आई थी, जो मैंने कर दिया, अब मैं चलता हूं। इतना कहते ही महागुरु दीवार के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही दीवार पहले जैसा हो जाता है, पर महागुरु की बात सुनकर ऋषभ एक गहरी सोच में पड़ जाता है। रात का वक्त, रात के 9 बजे ऋषभ और केट घर आता है और घर आते ही केट अपने रूम में चली जाती है और ऋषभ भी अपने रूम में चला जाता। रूम में जाते ही ऋषभ चौंक जाता है, क्योंकि रूम में लाइट ऑफ था और हर जगह कैंडल जल रही थी और गुलाब की पंखुड़ियां हर जगह बिछी पड़ी थी और बेड पे भी गुलाब की पंखुड़ी थी। ये सब देख ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, तभी पीछे से कोई डोर बंद कर देता है। डोर बंद होने की आवाज सुन ऋषभ पीछे देखता है पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसके कान पे बाइट करता है। ऋषभ जल्दी से उसे अपने हाथ पीछे लेकर अपने सामने लाता है और कहता है, कायरा तुम, और वो भी ऐसी ड्रेस में तुम। ऋषभ के कुछ कहने से पहले ही कायरा उसके होठों पे अपनी उंगली रख देती है और कहती है, हुश, आज कुछ नहीं कहना, आज बस तुम मुझे प्यार करो। इतना कह के कायरा ऋषभ की होठों पे अपनी होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है, पर ऋषभ उसे खुद से अलग कर उसे देखते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुद से मेरे करीब आ रही हो और तुम तो मुझसे डरती हो ना? तो ऋषभ के और कुछ कहने से पहले फिर से कायरा उसके होठों पे उंगली रख देती है और कहती है, हमारे बीच तो पहले ही सब हो चुकी है, तो फिर से होने पे ऐतराज कैसा? और तुम जब इतने दिनों से मुझे कुछ नहीं किए तो आगे भी नहीं करोगे? इतना कह के अपने एक हाथ को ऋषभ के हार्डनेस की ओर ले जाने लगती है और ऋषभ की नेक पे किस करने लगती है और ऋषभ फिर से कायरा को खुद से दूर कर देता है और कहता है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतना कह के ऋषभ वॉशरूम की ओर जाने लगता है तो कायरा उसके साथ जाते हुए कहती है, चलो आज साथ में नहाते हैं। और इतना कह के वो अपनी नज़र ऋषभ के हार्डनेस पे टिका देती है, पर ऋषभ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आज कायरा की बिहेवियर, उसकी देखने की तरीका, उसके छूने की तरीका सब अलग लग रहा था। ऋषभ कायरा को देखते हुए मन में खुद से कहता है, ये हो क्या रहा है? मुझे कायरा खुद मेरे करीब आ रही है पर मैं क्यों उसके करीब नहीं जा पा रहा? इतना सोचते सोचते ऋषभ और कायरा वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही कायरा ऋषभ को दीवार से सटा देती है और उससे पागलों की तरह किस करने लगती है और ऋषभ की एक हाथ को पकड़ अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और एक हाथ को अपने नाइटी के अंदर अपने किटी पे रख देती। कायरा ने एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी और उसने अंदर इनरवेयर भी नहीं पहनी थी है और ऋषभ के होठों पे नेक पे किस करने लगती है और उसके शर्ट की बटन खोलने लगती है। पहले तो ऋषभ कायरा का साथ देता है पर फिर उसे कुछ अजीब लगता है और वो कायरा को खुद से दूर धकेल देता है और वॉशरूम से बाहर चला आता है और जल्दी से रूम से निकल स्टडी रूम में चला जाता है। चैप्टर 44 दो और लाश। ऋषभ स्टडी रूम में एक बुक सेल्फ के पास खड़ा था। फिर वो उस बुक सेल्फ में से एक बुक को बाहर निकलता है और ऋषभ के उस बुक को बाहर निकलते ही वो बुक अपने आप हवा में उड़ने लगता है और उसके पेज भी अपने आप ही पलटने लगते हैं। फिर एक पेज पे आके रुक जाता है और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची निकलती है जिसने एक व्हाइट कलर की गाउन पहनी थी। उस बच्ची को देख ऋषभ जल्दी से पूछता है, मेरे रूम में जो लड़की है वो कौन है? बच्ची ऋषभ को देख, क्या किंग आप भी ना? पहले तो मुझे नींद से जगा दिए और फिर ठीक से सांस भी नहीं लेने दिए और सवाल शुरू। ऋषभ उस बच्ची को घूरते हुए, त्रिनयनी क्या तुम अपने बकवास बंद करके मुझे मेरे सवालों का जवाब दोगे? त्रिनयनी हाँ दे रही हूं, पर आप ऐसे डराइए मत। त्रिनयनी की बात सुनकर ऋषभ उसे देखता है तो त्रिनयनी कहती है, मुझे पता है कि वो कौन है पर मैं ये आपको नहीं बता सकती, ये आपको खुद पता करना होगा। ऋषभ इसका मतलब मेरा शक सही है, ये कायरा नहीं है।
त्रिनैनी हाँ ये कायरा नहीं है और ये जो भी है इससे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं चलती हूँ, बाकी का आप पता कर लीजिए, पर हाँ सोच समझकर करना किंग, क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती से कायरा की जान भी जा सकती है। इतना कह के त्रिनैनी फिर से बुक में चली जाती है और बुक अपने आप ही बंद होकर बुक सेल्फ में चले जाते हैं। त्रिनैनी के जाने के बाद ऋषभ कुछ सोचते हुए अपने फोन निकाल किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद ही उधर से कॉल रिसीव कर लिया जाता है। कॉल रिसीव होते हैं, कल से तुम मेरे घर में रहोगे। इतना कह के ऋषभ उधर से कुछ कहने से पहले ही कॉल काट कर देता है और फिर से किसी को कॉल करता है, पर 2-3 बार कॉल करने के बाद भी उधर से कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे ऋषभ फोन साइड में रख देता है और अपने आंखें बंद कर टेलीपैथी कर कहता है, अंश कल शाम होने से पहले तू मेरे सामने होना चाहिए। इतना कह के ऋषभ अपना आंखें खोलता है और एक गहरी सांस लेकर स्टडी रूम में बने वॉशरूम में चला जाता है। वही ऋषभ के रूम में एक काला साया जिसका कोई आकार नहीं था और बस एक जोड़ी लाल आंखें थी और उसके सामने कायरा की हम शकल डरी सहमी खड़ी थी। तभी वो साया कायरा को हवा में उठा देता है और छात से टकरा के नीचे फर्श पे पटक देता है और कहता है, बेवकूफ लड़की, तू अपने हवस को रोक ना सकी। अगर किन को पता चल गया कि तू कायरा नहीं है तो मेरे सारी मेहनत पानी हो जाएगा। कायरा आप पर ऋषभ को कैसे पता चलेगा मैं कायरा की आ। उसके और कुछ कहने से पहले ही वो साया फिर से उसे ऊपर उठा के फर्श पे पटक देता है और कहता है, सिर्फ कायरा की तरह दिखना ही काफी नहीं है, तुझे उसकी तरह बनना भी होगा हर तरीके से। और वो कभी ऐसे ऋषभ के ऊपर नहीं झपटती थी। अगली बार ध्यान रखना, नहीं तो ऋषभ के तुझे मारने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कहते ही वो काला साया गायब हो जाता है और उस काले साये के गायब होते ही कायरा उठ खड़ी होती है और गुस्से में मैं तो कब का इस कायरा को मार देती, पर यह है कि मरती ही नहीं और ऊपर से मुझे। इतना कह के वो रुक जाती है और डेविल स्माइल करते हुए वो भी वहां से गायब हो जाती हैं। वही रात के 3 बजे सब सुनसान पड़ा था और शहर के एक सुनसान गली में 5 लोग जो धीरे धीरे आगे जा रहे थे और वो उसी गली के एक घर के सामने रुक जाते हैं और धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं तो वहां कोई नहीं था, पर अंदर जाते ही उनको वहां के हर एक कमरों से अजीब अजीब आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वहां बस लीडर को छोड़ बाकी चारों की हालत खराब हो रही थी। और एक लड़का कहता है, क्या सर रात को आने की क्या जरूरत था, ऐसे ही मैं सिंगल हूं और ऐसे आवाज सुनकर मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है। वो उस लड़के की बात सुनकर एक लड़की कहती है, ऐसी जगह मारूंगी ना, क्या क्या होना बंद हो जाएगी, समझा विनोद के बच्चे। विनोद ओ आयसा की बच्ची, ज्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है तेरे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा। विनोद की बात काटते हुए एक और लड़का कहता है, ज्यादा मत बोल, ऐसे ही हालत खराब हो रही है और अगर तू और आयसा ज्यादा बका तो मैं कह रही हूं अभी हेना को लेकर एक रूम में घुस जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आयशा गुस्से में कहती है, क्या बेतू समीर हमेशा तो कमरे में रह के बेड ही तोड़ता रहता है और अब फिर से तक। पुष्पा की बात काटते हुए जो सबसे आगे उनके लीडर था वो कहता है, अगर तुम चारों ने अपना बकवास बंद नहीं किए तो मैं तुम चारों को यही गोली मार दूंगा। अपने लीडर की बात सुनकर सब चुप हो जाती हैं और आगे चलते उसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए एक रूम के बाहर खड़ा हो जाते हैं तो आयशा यही है रुखसाना बाई की कमरा। लीडर आयशा को देखते हुए, सारे लेडी कांस्टेबल को अंदर आने के लिए कहो और तुम और हेना अंदर जाओ। लीडर की बात सुनकर आयशा और हेना अंदर चली जाती हैं और विनोद बाहर सबको इन्फॉर्म कर देता है। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे लेडी कांस्टेबल थी जो हर कमरे में जाके लड़कियों को ले आ रही थी और रुखसाना बाई को भी आयशा और हेना वहां से ले गई थी। सब ठीक ही चल रहा था कि तभी एक लेडी कांस्टेबल वहां भाग कर आती है और कहती है, सर लाश दो लाश। उसके बात सुनकर समीर पूछता है, कहाँ है लाश। लेडी कांस्टेबल एक रूम की ओर इशारा कर उस रूम में है। लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर लीडर विनोद समीर तीनों जल्दी से उस रूम की ओर जाने लगता है। रूम के अंदर जाके सब सामने देखता है तो बेड पे 2 लड़कों की लाशें पड़ा था और दोनों लाशें ही नेकेड था और उनके बॉडी पूरी तरीके से सफेद पड़ा था। चैप्टर 45 किंग ऐसे मत देखिए, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो मुझे पूरा करना होता है। सुबह का वक्त, सुबह के 6 बजे, सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर, इन दोनों की भी सेम गौतम की तरह ही मौत हुआ है, पहले किडनी फिर फिजिकल फिर बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया गया है।
अंश बस उस डॉक्टर को देखता है, फिर मॉर्ग से बाहर निकल जाता है। बाहर विनोद और समीर खा था। अंश समीर को देखता है तो समीर कहता है, सर इनका नाम प्रमोद और कबीर है और ये दोनों लड़कियों को फांसा कर या फिर किसी तरह बेहला फुसला कर रुखसाना बाई के कोठे पे लाता था और इनके साथ और दो लड़की भी है, प्रिया और राशि, जो अभी पुलिस स्टेशन में है। समीर की बात सुनकर अंश सीधा बाहर निकल जाता है और अपने बाइक पे बैठ वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। 1 घंटे बाद अंश पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अंदर जाते ही एक कांस्टेबल से पूछता है, वो दोनों लड़कियां कहाँ है? कांस्टेबल, सर वो दोनों लड़कियां। वो कांस्टेबल कुछ और कहता, तभी वहां आयशा आ जाती है और अंश से कहती है, सर मैंने उन दोनों से पूछताछ की और वो कह रहे हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम मोहिनी है, वो उन चारों को जंगल में मिला था और वो लोग उसे कोठे में ले गई और वो लड़की मोहिनी बहुत खूबसूरत थी, जिससे प्रमोद और कबीर बहक गया और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसके मोहिनी कमरे में गया, पर इनकी ये हालत हो गया। आयशा की बात खत्म होते ही वहां हेना आता है और कहता है, सर यहाँ कोई कुछ ज्यादा नहीं जानती है, मेरे सारी लड़कियों से पूछी है, बस वो सब किसी मोहिनी की बात कर रही है जो कल ही कोठे में आई थी और उससे कबीर, प्रमोद, प्रिया और राशि लेकर आया था। और एक बात, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और अजीब तरीके की ड्रेस पहनी थी। अंश, अजीब तरीके की ड्रेस? आयशा, हाँ सर, राशि कह रही थी कि वो लड़की कुछ ओल्ड फैशन लहंगा और बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी थी। अंश, वो तो जंगल में मिली थी वो लड़की? आयशा, यस सर। राशि की बात सुनकर अंश कुछ नहीं कहता और बाहर निकल जाता है और फिर से अपने बाइक पे बैठ कहीं जाने लगता है। सुबह के 7 बजे केट किचन में काम कर रही थी, तभी कोई डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज सुन के डोर की ओर जाती है और डोर खोलती है और सामने देख चौंक जाती है और पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने खड़े शख्स केट को देख थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, वो बॉस ने मुझे कहा आने को और आज से मैं यही रहूंगा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केट उसके सूटकेस को देखते हुए, ओ तो तू यहाँ रहने आया है? साइड होते हुए अंदर आ। वो क्या है ना, मैं ऋषभ और विशाल के साथ ही रहती हूँ और अब क्यूटी और नीसा भी रहते हैं हमारे साथ और अब तू भी रह गया है, अब चल तुझे तेरे रूम में ले चलती हूँ। इतना कहते कहते केट आगे जाने लगती है, तभी बाहर ऋषभ आ जाता है और कहता है, केट जल्दी से तैयार होकर ऑफिस आओ और रकुल, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल गया है, एंजॉय करो अपने बहन के साथ और अपने बहन को एक पल के लिए भी अकेले मत छोड़ना। इतना कह के ऋषभ बाहर चला जाता है, पर ऋषभ की बात सुनकर केट की चेहरा मुरझा गई थी और रकुल कंफ्यूज्ड था क्योंकि ऋषभ की कोई भी बात उसे समझ नहीं आई थी। तभी केट उसे कहती है, वो 3rd फ्लोर पे जाके लेफ्ट साइड के 4 वाला रूम तेरा है, तू चला जा, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। इतना कह के केट किचन में चली जाती है। रकुल को केट की ऐसे मुरझाए हुआ चेहरा दिखने में अच्छा नहीं लगता, पर वो केट से डरता भी था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद केट सारे खाने को टेबल पे सजक देती है और तभी वहां कायरा आती है। कायरा को देख पहले तो केट अजीब सा मुंह बनाती है और उसे गुस्से में देखती है, पर फिर अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाते हुए कहती है, अरे क्यूटी, तू आज इतनी जल्दी उठ गई? कायरा चेयर पे बैठ, वो कल ना मैं जल्दी सो गई थी इसलिए जल्दी उठ गई। केट, ओ तो तू ब्रेकफास्ट कर ले, मैं जरा रकुल जी को उनका ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जानी है। कायरा, राकुल? ये राकुल कौन है और वो इस घर में है क्या? कब आए वो और क्यों आए? केट, अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले जाकर मैं उसे खाना देकर आऊं। केट की बात सुनकर कायरा हाँ में सिर हिला देती है, तो केट खाना लेकर ऊपर की ओर चली जाती है। वही ऋषभ फिर से जंगल में उसी पैर के पास खड़ा था, फिर वो उस पैर के अंदर चला जाता है और एक कमरे में आ जाता है। वो कमरा बहुत बड़ा और डरावना था, उस कमरे में एक भी रोशनी नहीं था और वहां पे सब काले रंग के थे। ऋषभ उस रूम से बाहर आता है और महागुरु के कमरे में जाता है, तो महागुरु इस वक्त एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। जब किसी की आने की आहट हुआ तो महागुरु रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है, तो बाहर ऋषभ उन्हें ही घूर रहा था। ये देख महागुरु पलट जाता है और उसे लड़की को अपने ऊपर ले लेता है और वो लड़की अपने कमर हिलाने लगती है और महागुरु ऋषभ को देखते हुए कहता है, किंग ऐसे मत देखिए, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो मुझे पूरा करना होता है। महागुरु की बात सुनकर ऋषभ उन्हें देखते हुए ही कहता है, बाहर निकलो।
ऋषभ की आवाज सुनकर वो लड़की रुक जाती है और महागुरु के ऊपर से उठकर चद्दर से खुद को ढाक लेती है और ऋषभ को देख सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। फिर ऋषभ दूसरी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मैं जिसे सोच रहा हूं वो वही है, पर वो तो मर गई थी ना। महागुरु ऋषभ की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और ऋषभ की सवाल की जवाब ना देकर उससे ही उल्टा सवाल पूछते हुए, आप कभी भी कहेंगे कि आप बस कायरा को उसके शरीर के लिए अपने पास रखना चाहते हैं? अगर ऐसा होता तो अब तक आप कल उस नकली कायरा के साथ भी तो संबंध बना सकते थे, क्योंकि उसकी शरीर चेहरा सब तो कायरा की तरह ही है और उसकी खून भी कायरा की तरह है, और उस ऋषभ पर वो कायरा नहीं है, वो कोई और है। और आप मुझे ये सब फालतू के बातें ना बता के मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चैप्टर 46 जंगली बिल्ली। महागुरु ऋषभ को देख मुस्कुराते हुए, हाँ वह वही है, वह मरी नहीं थी, उसे कैद किया गया था और अब वह वापस आ गई है अपना मकसद पूरा करने। महागुरु की बात सुनकर ऋषभ उन्हें देखते हुए, मकसद कैसा मकसद, और कायरा को उसने कहाँ रखा है? महागुरु, कायरा को उसने ऐसी जगह रखा है जहां से कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ उसे छोड़कर। पर आप चिंता मत कीजिए, कायरा ठीक है, वह सो रही है गहरी नींद में। ऋषभ, आप कहने का मतलब क्या है, कही उसे? महागुरु, हाँ आप सही सोच रहे हैं, सोने की काठी से उसे गहरी नींद में सुला कर रखा गया है, पर वो ठीक है और आप कायरा को तभी बचा सकते हैं जब वह खुद आपको करेगी, सहायता करेंगे। ऋषभ, आप मुझे ये बताइए कि कायरा कहाँ है? महागुरु, कायरा जल परियों के पास है। ऋषभ, जल परियों के पास मतलब कायरा पानी में है, पर अगर कायरा जल परियों के पास है तो जल परियां मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? उन लोगों को तो सब पता है ना। महागुरु, क्योंकि उसने सारे जल परियों को अपने वश में करके रखी है। ऋषभ, इसका मतलब वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। महागुरु, हाँ क्योंकि तब वह छोटी थी पर अब वह बड़ी हो गई है और इतने सालों से कैद में रहने की वजह से उसकी शक्ति जो वह इतने सालों से इस्तेमाल नहीं किया और अधिक हो गई है, और वह कुछ ऐसी कर रही है जिससे उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसे और शक्तियां मिल रही है। ऋषभ, ऐसा क्या कर रही है जिससे उसकी पावर बढ़ रही है? महागुरु हल्का मुस्कुराते हुए, ये तो आपको ही पता करना होगा किंग, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो करना है बहुत सावधानी से और जल्द करिए। महागुरु की बात सुनकर ऋषभ बस महागुरु को एक टक नजरों से कुछ देर देखता है, फिर एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाकर कहता है, तो अब वह खुद मुझे कायरा के पास ले जाएगा, बहुत जल्द मेरी कायरा मेरे पास होगा। इतना कहकर ऋषभ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वही जंगल में मोहिनी उसी झरने के पास बैठी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, और एक दिन फिर मैं आपको ढूंढ लूंगी आकशिका दी। मोहिनी खुद से बात कर रही थी और खुश हो रही थी, तभी कोई ऊपर हवा में उसे खींच लेता है और मोहिनी हवा में उड़ने लगती है, और हवा में उड़ने से मोहिनी थोड़ा डर जाती है और नीचे देखती है तो वह बहुत ऊपर आ चुकी थी। वह जल्दी से अपने आसपास दिखती है पर उसके आसपास कोई नहीं था। मूवी नेम चिल्लाकर पूछती है, कोको को कौन है मम्मू, मुझे नीचे उतारो, कौन है? मोहिनी चिल्ला ही रही थी कि तभी वह ऊपर से नीचे गिर जाती है, पर उसे कुछ नहीं होता। मोहिनी उठ खड़ी होती है और इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहती है, यहाँ कोई बुरी शक्ति तो नहीं आ गई ना, अब मैं क्या करूं? इतना सोच मोहिनी इधर उधर देखती है कि तभी उसके सामने अंश आ जाता है और मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है, क्या हुआ मोहिनी जी, आप मुझसे डर रहे हैं क्या? मैं तो बस एक छोटा मोटा सा प्रेत हूं और आप तो गंधर्व कन्या है, ऐसे एक प्रेत से नहीं डरना चाहिए आपको। अंश की बात सुनकर मोहिनी चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते अंश को देखते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोहिनी है और तुम एक प्रेत हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं एक गंधर्व कन्या हूं और तुम यहाँ कैसे आए? अंश मोहिनी के पास जाते हुए, हाँ मोहिनी जी, मैं एक प्रेत हूँ और मेरा नाम है अंश रघुवंशी, और आप हैं मोहिनी गंधर्व या फिर डायन गंधर्व। वैसे एक बात बताएं, आप कर कैसे लेते हैं? मतलब अगर आप लोगों की किडनी निकालते हैं तो फिर किडनी निकालने के बाद उनके साथ फिजिकल होकर उनके खून कैसे पीते हैं? क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कोई गंधर्व किसी भी इंसान या फिर किसी भी जानवर का खून नहीं पी सकता, तो आप कैसे पी रहे हैं? कोई नया शक्ति मिल गई है आपको? मोहिनी पीछे जाते हुए, देखिए आप मुझसे दूर रहिए, आप एक प्रेत है और मैं एक देवकन्या, तो आप मेरे पास मत आना। और मैंने किसी का खून नहीं किया और ना किसी का खून पिया और ना किसी के साथ संभोग किया, पर हाँ मैं लड़कों की किडनी निकालती हूँ, पर मैं उनके साथ और कुछ नहीं करती, और मैं एक ही किडनी निकालती हूँ क्योंकि वह जरूरी है।
अंश हंसते हुए, अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि आप किडनी निकालते हैं, बट एक बात बताएं, आप किडनी ही क्यों निकालती हैं? क्योंकि मैं जानता हूं जो डायन लोग होते हैं वह सब दिल निकालते हैं। आपके दिमाग में ऐसे किडनी निकालने का आइडिया आया कहां से? मोहिनी, देखिए, मैं यह अपनी खुशी से नहीं कर रही, यह मेरी मजबूरी है और मैं किसकी दिल नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अगर मैं किसी की दिल निकाल लूं तो वह जिंदा ही नहीं रहेगा और मैं किसी की जान नहीं ले सकती, इसलिए मैं किडनी निकालती हूं। क्योंकि इंसानों के अंदर दो किडनी होती है, अगर मैं एक निकाल भी लूं तो दूसरे से बस जिंदा रह सकता है। अंश, अच्छा जी, तो फिर आप लोगों की किडनी निकाल के उनके साथ फिजिकल होकर उनके खून पी जाते हैं, वहां पर आप उनके खून पी के मारेंगे पर दिल निकाल कर नहीं मारेंगे। यह विचार आपके पास कहां से आया मोहतरमा? मोहिनी, मैं आपसे कह रही हूं ना कि मैं किसी को नहीं मारा, बस उनकी किडनी ही निकाली है मैंने। अंश, गुस्से में, आप तो बड़े ढीठ निकले। मैं तो जानती थी कि गंधर्व लोग जो होते हैं वह सब सच बताते हैं, पर आप तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मोहिनी, मैं आपसे फिर से कह रही हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने किसी को नहीं मारा। अंश एक गहरी सांस लेकर, आई नो आपने किसी को नहीं मारा, पर कोई है जो लड़कों के साथ फिजिकल होकर उन्हें मार रहा है, और उन्हीं लड़कों के साथ जिनके अंदर से आप किडनी निकालती है, और आपको पता है किडनी निकालना भी एक क्राइम है। मोहिनी, मैं कोई इंसान नहीं हूं, तो ये क्राइम मुझे मत बताना और आप यहां से जाए। मोहिनी की बात सुनकर अंश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम और लोगों की किडनी निकाल सको, और तुम्हारी साथ जो है, मतलब तुम्हारी पार्टनर, वह लोगों के साथ फिजिकल होकर उनका खून पी सके? इतना बुद्धू लगता हूं क्या मैं तुम्हें? मोहिनी, देखिए, मेरी कोई साथी नहीं है और मैं कह रही हूं ना कि मैं मजबूरी में कर रही हूं, अपने शौक से नहीं, मुझे तो एक श्राप। इतना कहते कहते मोहिनी रुक जाता है और अंश को देखते हुए कहता है, मतलब मैं कह रही। मोहिनी के और कुछ कहने से पहले अंश उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींचता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहता है, तुम तो चलो मेरे साथ, और अगर तुमने अच्छे बच्चे की तरह मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा साथी कौन है, तो मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि फिजिकल होना किसे कहते हैं। वैसे भी तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया, क्या कयामत दिखते हो? मोहिनी अंश से खुद को छुड़ाते हुए, देखिए, मैं एक देवकन्या हूं और आप एक प्रेत, आप मुझसे दूर रहिए और मैं किसी और से प्यार करती हूं। मोहिनी की बात सुनकर अंश कहता है, तो मैंने कब तुमसे कह रहा हूं कि मुझसे प्यार करो, और तुम देवकन्या हो तो हो, पर मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं, क्योंकि हम भूत प्रेत के ऊपर महादेव का आशीर्वाद रहता है जो मैंने पाया है, और वह भी 100 साल पहले। तो अब चलो, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है, अगर तुमने मुझे ये बता दिया कि कौन है तुम्हारा पार्टनर तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब जेल में छोड़ दूंगा, पर तुम जेल से भाग सकती हो, बट डोंट वरी, मैं व्यवस्था कर दूंगा जिससे तुम भाग ना सको। फिर अंश अपने हाथों को घुमाकर मोहिनी के सिर पर रखता है और अंश के हाथ रखते हैं, मोहिनी बेहोश हो जाती है। फिर अंश मोहिनी को लेकर हवा में उड़ जाता है और जंगल से बाहर चला जाता है। वह कैट खाना लेकर रकुल के रूम में जाता है तो वहां रकुल नहीं था। ये देख कैट खाना टेबल में रखते हुए कहता है, ये लड़का कहाँ गया? मैंने तो इसी रूम में आने को बताई थी, कहीं ये दूसरे रूम में तो नहीं चला गया? पता नहीं ये डरपोक कहाँ गया। इतना कह के कैट खाने की प्लेट अपने हाथ में लेने ही वाली थी कि रकुल वॉशरूम से बाहर आता है। रकुल ने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल अपने कमर पर लपेट रखा था। कैट रकुल को देख उसे एकटक देखने लगती है, पर रकुल बेचारा कैट को रूम में देख और अपने हालत देख शर्मा जाता है और जल्दी से वॉशरूम में घुस जाता है और वॉशरूम से अपने मुंह निकाल कैट को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रकुल की बात सुनकर कैट उसके पास जाती है और वॉशरूम के डोर को धक्का देकर खोल देती है, जिससे रकुल 1-2 कदम दूर हो जाता है और कैट उसके पास जाते हुए कहती है, अये यार, तू इतना शर्मा क्यों रहा है? मैं तेरा सब कुछ देख चुका हूँ, तुझे याद नहीं? रकुल पीछे जाते हुए, द दुखो केट मामा। रकुल की कुछ और कहने के पहले केट उसके पास पहुंच जाती है और उसके टॉवल को पकड़ खींच लेती है और अब रकुल पूरा नेकेड था। रकुल जल्दी से अपने हाथ से अपने होनेस को छुपाने लगता है और गुस्से से कैट को देखने लगता है, पर कैट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी नज़र रकुल की होनेस जो रकुल ने अपने हाथ से ढक रखा था उससे ही देखे जा रही थी। कैट रकुल के चेस्ट पर उंगली फिराते हुए कहती है, अरे तू छुपा क्यों रहा है? मैंने तो पहले सब देख ली। कैट की बात सुनकर रकुल उसे खुद से दूर करके कहता है, देखो, मैं तुमसे डरता जरूर हूं पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मुझसे दूर रहो।
रकुल की बात सुनकर कैट उसके हाथ को उस हॉट न्यूज से हटाकर अपने कमर पर रखकर कहती है, क्यों पसंद नहीं मेरा पास आना? तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्या मेरे पास आने से? कैट के पास आने से फिर से रकुल अपने कंट्रोल खो रहा था, पर फिर भी वो कैट को खुद से दूर धकेल कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे एक अनजान लड़के के साथ इतना चिपकते हुए? मानता हूं कि तुम इंसान नहीं पर हो तो लड़की ही ना। रकुल की बात सुनकर कैट फिर से उसके पास आ जाती है और रकुल के चेस्ट पे किस करते हुए कहती है, तू कोई अनजान नहीं है और जो मेरी है उससे चिपकते हुए शर्म कैसा? कैट की बात रकुल को कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ कहता उससे पहले कैट उसे फर्श पे धक्का दे देती है और रकुल के ऊपर आके उसके होठों पे अपनी होंठ रख देती है और किस करने लगती है। रकुल भी कैट की साथा दे रहा का कुछ 5 मिनट तक किस करने के बाद रकुल कैट को पलटा देता है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है। रकुल कैट के होठों पे, नेक पे, कॉलर बोन पे किस कर रहा था और अपने एक हाथ से कैट के बालों को सहला रहा था और एक हाथ जो कैट की टोप के अंदर उसके कमर को सहला रहा था। रकुल कैट को किस करते करते अपने हाथ को कैट के कमर से ऊपर ले जाने ही लगता है कि तभी कैट उसे धक्का दे देती है और उठते हुए कहती है, ओ ये इतनी जल्दी नहीं मिलूंगी मैं तुझे, और हाँ जल्दी से खाना खाकर नीचे आ जा, तेरी बहन तेरी इंतजार कर रही है। इतना कह के कैट दौड़ते हुए बाथरूम से बाहर चली जाती है और फिर रूम से भी बाहर निकल जाती है। कैट के जाते ही रकुल उठ बैठता है और अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, बहन का तो पता नहीं पर एक क्यूट बिल्ली गर्लफ्रेंड जरूर मिल गई और अब इस गर्लफ्रेंड को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऊपर देख हाथ जोड़ते हुए, थैंक यू महादेव, एक गर्लफ्रेंड तो मिली, चाहे वह इंसान हो या जंगली बिल्ली, मैं काम चला लूंगी इससे भी, बस थोड़ा गुंडागर्दी कम करें। इतना कहकर रकुल अपने टॉवल जो नीचे पड़ा था उसे अपने कमर पर लपेट लेता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। चैप्टर 47 और तुम्हारी श्राप उसका क्या होगा। रकुल नीचे हॉल में आता है तो वहां केट नहीं थी और एक लड़की उसके और पीठ करके बैठी थी। रकुल उस लड़की को देखते हुए, कैट कहाँ है और आप कौन है? रकुल की बात सुनकर वह लड़की पीछे पलटती है तो रकुल उसे देख चौंक जाता है और अपनी आंखें एक दो बार झपकाकर कहता है, मेरी प्यारी बहना तुम जिंदा हो, तुम्हें बॉस ने नहीं मारा और तुम बॉस के घर में क्या कर रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है? इतना कहते कहते वह कायरा के पास पहुंच जाता है और कायरा को हक करके कहता है, मेरी बहना पता है मुझे कितना बुरा लगा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे तो लगा कि बॉस से तुम्हें मार दिया। इतने दिन से तुम यहाँ थी, कितने दिन कितने महीने बीत गए तुम्हें देखा नहीं। रकुल की हरकत देख कायरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह अपने मन में कहती है, साला ये तो ऐसे चिपक रहा है जैसे कायरा इसकी अपनी माँ के पेट से निकली बहन हो, पर यह है कौन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, लगता है कार्य नहीं सिर्फ अपना भाई बना लिया है, कहाँ फंस गई मैं। इतना सोचकर कायरा फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाकर, नहीं भैया वो मुझे मारेंगे क्यों, ये तो मेरी बॉयफ्रेंड है और हम एक साथ ही रहते हैं। कार्य की बात सुनकर रकुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वह कायरा को देखता है, पूछता है, क्या बॉस तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? पर यह कब हुआ? तुम तो उस दिन बहुत डर रहे थे। कायरा, कब? कौन सी दिन? रकुल, अरे तुम्हें याद नहीं, जिस दिन हम मिले थे लिस्ट में तुम कह रहे थे कि बॉस वैम्पायर है, तुम्हारा खून पी लेगा। कायरा, ओ हाँ हाँ याद आया, क्या है ना, उस दिन हमारी थोड़ी झगड़ा हो गई थी तो इसलिए मैंने गुस्से में वह सब कह दिया। रकुल, गुस्से में? पर तब तो तुम डरी हुई लग रही थी। कायरा फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाकर, क्या भाई इतने दिन बाद हम मिले और आप क्या लेकर बैठ गए, ये बताए आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक? कायरा के पास बैठते हुए, हाँ सब ठीक है और मुझे छुट्टी भी दे दी, पूरे 5 साल बाद मुझे छुट्टी मिला। जब बॉस ने बताया तो मैं शॉक में चला गया था, फिर बॉस कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बहन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बहन। अभी मुझे समझ आ रहा है, तुम हो, तुम ही तो हो इस दुनिया में मेरी और कोई नहीं है। और बहुत से, और विशाल जो हमेशा मुझे परेशान करते रहता है, और केट जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। कायरा, भाभी क्या, तो मतलब आप तो? रकुल हंसते हुए, वह तो तुम्हें भी पता है, क्या सबको पता है कि कैट इंसान नहीं है? कायरा, हाँ वह एक दिन मैंने देख ली थी गलती से, या जो भी समझो, पर आप तो एक इंसान हो ना भाई, तो आप एक इंसान होकर बिल्ली से मतलब समझ में नहीं आ रही आप कैसे? फुल हंसते हुए, मैं तो पहले बहुत डरता था, अब भी डरता हूँ, हमेशा ही धमकी देती है कि नोच डालूंगी, पर क्या करूँ, है ही इतनी क्यूट ये कि इस पर दिया गया और दिल पर तो किसी का जोर नहीं होता।
कायरा हाँ, इंसान भी कितनी बदल गया है, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला जानवर है या इंसान। वाह रकुल, कुछ कहा तुमने? कायरा जबरदस्त हंसते हुए, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कही। रकुल, ओ। कायरा सोफे से उठते हुए, भैया वह मुझे कुछ काम है तो आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कायरा जाने लगती है कि तभी रकुल पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वैसे भी अभी तो कोई काम भी नहीं है, आओ ना बातें करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं दोनों मिलकर, और वैसे भी आज मैं शॉपिंग कराऊंगा। कायरा, ठीक है तो रेडी होके आती हूँ। रकुल, रेडी की क्या जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही परी जैसे सुंदर हो, अब चलो जल्दी से। इतना कहकर रकुल कायरा को पकड़ खींचते हुए बाहर ले जाता है और अपने मन में कहता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कायरा के चेहरे पर देखकर लग रहा है कि यह मुझे पहचान नहीं पा रही है, पर ऐसा क्यों? और बॉस ने भी तो कहा कि अपनी बहन को अकेले मत छोड़ना, कुछ तो गड़बड़ है। इतने साल से हूँ बॉस के साथ, इतना बुद्धू नहीं हूँ मैं। इतना कहकर रकुल कायरा को लेकर अपने कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही अंश मोहिनी को लेकर अपने विला में जाता है और एक रूम के अंदर ले जाकर उसे बेड पे लेटा देता है और एक एक करके मोहिनी के सारे गहने उतार लेता है और साइड में रख देता है, और लास्ट में उसकी नज़र मोहिनी के उंगली पे जाता है जहां एक अंगूठी थी और वो अंगूठी चमक रही थी। अंश अंगूठी को भी मोहिनी की उंगली से निकाल लेता है और अंगूठी को देखते हुए, अब देखता हूँ कि तुम कैसे यहाँ से निकलते हो, अब तो तुम्हें मुझे सारा सच बताना ही पड़ेगी। इतना कहकर अंश मोहिनी के माथे पर हाथ रख देता है। अंश के हाथ रखते ही मोहिनी होश में आ जाती है और जल्दी से सीधा बैठ जाती है और अंश को देखते हुए, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अंश, तुम्हें तुम्हारी पार्टनर से मिलना होगा है ना, तो मुझे बता दो कि तुम्हारी वो पार्टनर कौन है, तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। मोहिनी अंश को घूरते हुए, देखो मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ मेरी दीदी ओ को और राजकुमार को ढूंढने आई हूँ। अंश, दीदी ओ को राजकुमार को क्या कह रहे हो? कौन सी दीदी, कौन सा राजकुमार? मोहिनी, देखिए मैं आपको वह सब नहीं बता सकती, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मारा और मेरी कोई पार्टनर भी नहीं है। अंश कुछ सोचते हुए, कब से कह जा रहे हो? देखिए देखो, अब तुम देखो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा, पर तुम्हें मुझसे सब सच सच बताना होगा। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं तुम्हारे दीदी और आपके उस राजकुमार को ढूंढने में। मोहिनी, नहीं, आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते और मुझे मेरी। अंश, किसने कहा नहीं कर सकते हैं? मुझे पता है, तुम्हें पता है कि मैं एक प्रेत हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पर पृथ्वी पर क्यों आए हो? तुम्हारी दीदी राजकुमार मतलब चक्कर क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। और तुम चाहते हो ना कि वह पकड़ा जाए जो ऐसे निर्दोष को मार रही है? मोहिनी, हाँ मैं चाहती हूँ, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अंश, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम ऐसे लड़कों का किडनी क्यों ले रहे हो? और तुमने कहा था कि जरूरी है, तो क्या जरूरत है? ऐसा कहे तुम्हें जरूरत पड़ गया कि तुम लड़कों की किडनी निकालो, मुझे बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। मोहिनी, तो आप सुनने के बाद मुझे हेल्प करेंगे ना? अंश, हाँ। मोहिनी अपनी आंखें बंद करती है और अपने हाथ को घुमा के अपने पावर इस्तेमाल कर सामने दीवार पर एक पीली रोशनी छोड़ती है, जिससे सामने कुछ दृश्य देखने लगती है। ये वही दृश्य था जहां पर ऋषभ काल नगर जा रहा था और मोहिनी छुपकर उसे देख रही थी। उस दृश्य को देख अंश को समझ आ जाता है कि यह लड़की ऋषभ के पीछे पड़ी है और उसे ही राजकुमार कह रही है। ऋषभ को दिखाने के बाद मोहिनी अंश की ओर देखती है और बताना शुरू करती है, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ और मुझसे भी बड़ी मेरी दो बहन और है, वह दोनों जुड़वा है, याकशिका और यामिनी। पर पता नहीं कैसे मैं जब छोटी थी तब मेरी दी पृथ्वी लोक पर आकर खो गए, उसके बाद कहीं नहीं मिली, न याकशिका दी मिली और न यामिनी दी मिली। कुछ दिन पहले मैं पृथ्वी पर आई थी और तब मैंने एक राजकुमार को देखा, वह बहुत सुंदर था और उसके पास हमारे जैसे शक्तियां भी थी, और पहली नजर में ही मैंने उस पर अपना दिल हार बैठा और मैंने सोच लिया था मैं पृथ्वी पर आऊंगी और राजकुमार को अपने साथ ले जाऊंगी और अपने दीदी को भी ढूंढने निकालूंगी। पर अंश, पर क्या? मोहिनी, पर जब मैंने यह अपने पिताजी और माताजी से कही तो पिताजी मना करने लगे, जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अंश, श्राप? कैसा श्राप? मोहिनी एक गहरी सांस लेकर अंश की आंखों में देखते हुए, पृथ्वी पर आने के बाद हर रात मुझे पुरुषों के शरीर से कोई चीज निकालना होगा जो जरूरी है उनके लिए, और इसलिए मैं लड़कों के किडनी निकालती हूँ। अंश, तो उसके बाद?
मोहिनी, मुझे पता चल गया कि मेरे याकशिका दी कहाँ है और वह किस नाम से है, और अब मैं उन्हें ढूंढ निकालना चाहती हूँ। अंश, और तुम्हारी श्राप उसका क्या होगा? मोहिनी, जब मैं मेरे प्यार से मिलूंगी, सच्चे प्यार से, और हमारा मिलन होगा, तब ये श्राप खत्म हो जाएगा। अंश, सच्चे प्यार मतलब जिसे तुम प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करते हैं। मोहिनी, हाँ, वैसा ही कुछ जो मेरी किस्मत में है वह। अंश, तो तुम्हें उस मतलब जो फिजिकल हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता सच में? मोहिनी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उसे पकड़ने में। अंश, कैसे? मोहिनी, मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे वरदान के रूप में मिली थी, मैं उससे आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप मुझे हेल्प करें मेरी बहन और राजकुमार को ढूंढने में तो। अंश, तो तुम सौदा कर रही हो, ठीक है, डन, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। अब तुम बताओ तुम कैसे मुझे हेल्प करोगे? अंश की बात सुनकर मोहिनी स्माइल करते हुए, वह तो आपको आज रात को ही पता चलेगा। अंश, ओके, तुम ही रहो, मैं आता हूँ, वह मेरी एक फ्रेंड है तो मुझे बुला रहा है, अगर नहीं गया ना तो चांडाल बन जाएगा, तो मैं उससे मिलकर आता हूँ, रात तक आ जाऊंगा, तो तुम मेरा वेट करना, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इतना कहकर अंश रूम से बाहर जाने लगता है तो मोहिनी उसे रोकते हुए कहती है, रुके आप, मेरी अंगूठी मुझे देकर जाए। अंश अंगूठी का अपने पास रखते हुए, नहीं, यह मेरे पास है, वैसे तुम्हारी बाकी गहने हैं और यह उतार लो, वहां पर कपड़े हैं, हाँ, लड़की की कपड़े तो नहीं है, बस मेरे कपड़े पहन लो और सो जाओ थोड़ा, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है, कहाँ से एक दुल्हन को उठाकर ले आया हूँ। मोहिनी, आप मुझे मेरे अंगूठी दे जाए, और मैं कोई दुल्हन नहीं हूं, और अगर होगी तो मेरी राजकुमार की राजकुमारी। अंश, हाँ, राजकुमार की राजकुमार जी, पर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आपकी राजकुमार नहीं मिल जाते ना तब तक आप मेरे पास है, मेरे घर में है, तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, जल्दी से ये सब अजीब ड्रेस चेंज कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा पर कोई और देखे लेना तो। मोहिनी, तो क्या? अंश, मुझे लेट हो रहा है और मैं आके बताता हूँ तो क्या, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम इस घर से भाग नहीं सकते, तो कोशिश भी मत करना। इतना कहकर आन रूम से बाहर निकल जाता है और मोहिनी वहीं बैठी रहती है। कैलिफोर्निया में एक बड़े से विला के हॉल में विशाल किसी राजा की तरह बैठा था और उसके साइड में निशा खड़ी थी और उनके सामने 3 लोग बैठे थे और वह तीनों एक फाइल पर साइन करता है और उनमें से एक विशाल को देख मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर ओब्रॉय। विशाल बस उन्हें देखता है पर कुछ कहता नहीं, फिर वह तीनों उन फाइलों को निशा के हाथ पर देकर चले जाते हैं। उनके जाते हैं निशा खुश होते हुए कहती है, विशाल, तुमने कितने अच्छे से सब हैंडल किया, मुझे तो पता ही नहीं थी कि तुम। निशा के इतना कहते ही विशाल निशा को खींचकर अपने गोद में बिठाते हुए, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ पता नहीं है बेबी, निशा के नेक पे किस कर, ब्रो ने हमें जल्दी से इंडिया बुलाया है। विशाल की बात सुनकर निशा चौंक जाती है और विशाल को देख हुए, क्या, पर हमें तो 1 महीना यहाँ रहना था ना तो। विशाल ब्रो ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि जल्दी से इंडिया आ जा। निशा के शर्ट की बटन खोलते हुए, मुझे लगता है वहाँ कुछ हुआ है जिसलिए ब्रो हमें बुला रहा है। निशा विशाल की हाथ को रोकते हुए, तो हमें जल्दी से जाना चाहिए ना। विशाल, हाँ जाएंगे, पर उससे पहले हम एक राउंड। निशा, नहीं विशाल, कायरा। निशा की और कुछ कहने से पहले ही विशाल उसके होठों पे अपना होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। चैप्टर 48, कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना। ऋषभ, अंश और केट आमने सामने बैठे थे। केट कुछ सोचते हुए, ये तो अच्छे से एक्टिंग भी नहीं कर सकती, क्यूटी कितनी क्यूट है, और ये अंश, पर वो तो मर गई थी ना 18 साल पहले, तो वो जिंदा कैसे है अभी? ऋषभ, वो मरी नहीं थी, कैद हुई थी। केट, तो अब हमारी क्यूटी कहाँ है? केट की बात सुनकर ऋषभ उसे घूरते हुए, वो सिर्फ मेरी है ना कि तुम सबकी। ऋषभ की बात सुनकर अंश हंसते हुए कहता है, कमाल है यार, जिसके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है वह अब ऐसी बातें कर रहा है। ऋषभ को देखते हुए, अबे यार, तेरे पास दिल तो है, नहीं तो तूने उसे दिया क्या? मतलब दिल होता तो दिल देता ना, मैं तो तुझे दिल फेक आशिक भी नहीं कह सकता। कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे पास दिल नहीं है तो उसे दिल नहीं दे सकता, तो तूने उसे दिया क्या? केट, ओ प्रेत की औलाद, ज्यादा दिमाग मत चला, जो तेरे पास है नहीं तो क्यों खामखा उसे कष्ट दे रहा है, और तो तेरे पास भी तो दिल नहीं है, पर पता नहीं क्यों तेरी आंखों में मुझे कुछ अलग अलग दिख रही है, बता।
केट की बात सुनकर अंश इधर उधर देखते हुए कहता है, अब से क्या मेरी आंखों में तो तब से प्यार ही प्यार है जब से मैं तुझे देखा पहली बार मेरी कैट रानी। कैट बकवास मत कर और मुझे ये बता कि वह लड़की कौन है। अंश बकवास मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है, याद नहीं कि मैं जिंदा नहीं हूँ ऋषभ को देखते हुए, इसके जैसा डेविल भी नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ और वह भी बहुत साल पहले, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कितने साल पहले मर गया था। तू कह रहा कि मैं प्यार करूँ, बकवास कौन कर रहा है ये बता। कैट प्यार कभी दिल मिल कुछ नहीं देखता, प्यार एक एहसास है जो सबको होता है, समझा गधेड़ो। अंश ठीक है तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे तुझसे प्यार है तो चल हम शादी कर लेते हैं अभी चल। कैट मैं कैसे शादी कर सकती हूं, मैं किसी और से। कैट की बात सुनकर ऋषभ और अंश आंखें छोटी करके उसे देखते हुए, अंश तू किसी और से मतलब ऋषभ तुम किसी और से क्या। कैट जबरदस्ती हंसते हुए, वो माँ मैं कह रही थी मुझे ना बहुत काम है तो मैं चलती हूँ, बाय, तुम दोनों बातें करो, प्लानिंग करो। इतना कह के केट दौड़ते हैं केबिन से निकल जाती है। कैट के जाते हैं ऋषभ और अंश सीरियस हो जाते हैं और अंश ऋषभ को देखते हुए पूछता है, तो कहाँ है कायरा। ऋषभ जल परियों के पास है, उन लोगों ने उसे सुलह कर रखी है। अंश उसे हमेशा तो सुलह कर नहीं रखते, ना कभी कभी जगाती होगी क्योंकि कायरा जिंदा है और वह लोग उसे मारेगी नहीं, और कायरा को जिंदा रखने के लिए खाना खिलाना पड़ेगा और उसे खिलाने के लिए उसे नींद से जगाना भी पड़ेगा। ऋषभ कुछ नहीं कहता और अंश को देख डेविल स्माइल दे देता है, तो अंश समझ जाता है कि ऋषभ क्या करना चाहता है, जिसे समझ अंश के चेहरे पे भी डेविल स्माइल आ जाता है। वही विशाल और निशा अपने प्राइवेट जेट में थी। निशा आराम से सो रही थी और विशाल उसके पास बैठा उसे ही एकटक देखे जा रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो निशा के ऊपर आकर लेट जाता है और उसके टॉप को उतार देता है और निशा के नेक पे किस करने लगता है और उसके ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से ही प्रेस करने लगता है। विशाल के ऐसा करने से निशा की नींद खुल जाती है और वो विशाल को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहती है, विशाल मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्लीज, कुछ देर पहले ही तो तुमने किया, अब नहीं। निशा की बात सुनकर विशाल उसके चेहरे को देखता है और अपना क्यूट फेस बनाकर कहता है, वो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, पर डोंट वरी मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। विशाल की बात सुनकर निशा मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे क्यूट फेस मत बनाओ, तुम जरा भी क्यूट नहीं हो। विशाल आंखें छोटी करके, मैं क्यूट नहीं हूँ। निशा नहीं, तुम क्यूट नहीं हो, तुम तो जंगली हो, खूंखार जंगली डेविल, मुझे कितना धक्का दिया तुमने। विशाल निशा के ऊपर से उठ बैठकर मुंह फुलाकर, तो तुम भी कुछ कम जंगली नहीं हो। निशा भी उठ बैठती है और विशाल को घूरते हुए, मैं और जंगली वो कैसे। निशा की बात सुनकर विशाल अपने शर्ट के बटन खोल देता है और शर्ट खोल अपने पीठ दिखाता है। विशाल की पीठ की हाल देख निशा कुछ नहीं कहती और इधर उधर देखती है, तो विशाल कहता है, अब इधर उधर क्यों देख रहे हो, जंगली परी और भी है, दिखाओ। इतना कह के विशाल अपने पेंट की बटन खोलने लगता है, तो निशा जल्दी से उसे रोक लेती है और कहती है, और दिखाने की जरूरत नहीं है, और तुम ऐसा कर रही हो जैसे तुम कुछ नहीं करते, तुमने तो मेरी किटी की। इतना कहते कहते निशा रुक जाती है, तो विशाल कहती है, क्या मैंने तुम्हारी किटी की। निशा विशाल को छोड़ अपने टॉप पहनते हुए, कुछ नहीं। विशाल कुछ नहीं, क्या बताओ। निशा कहा, ना कुछ नहीं। विशाल ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं। निशा आंखें छोटी कर विशाल को देखते हुए, बहुत शौक है ना बेशर्म कहीं का, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कह के निशा उस रूम से बाहर निकल जाती है और जेट में बने दूसरे रूम में जाके डोर लॉक कर देती है। निशा को ऐसा करते देख विशाल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निशा नहीं रुकती और विशाल डोर पे नोक करते हुए, नीसू डोर खोलो, तुम्हें पता है ना कि ये डोर मुझे नहीं रोक सकता। निशा अगर तुम अंदर आई तो मैं कह रही हूं मैं। निशा के इतना कहते कहते विशाल डोर को खोल अंदर आ जाता है। विशाल को देख निशा कहती है, तुम अंदर कैसे आए। विशाल डोर को देखते हुए डोर से निशा के करीब जाते हुए, अब तुम कैसे बचोगे जान। निशा पीछे जाते हुए, तुम्हें ना मैं विशाल बहुत प्यार करती हो पता है मुझे, और मैं भी करता हूं तुमसे बहुत प्यार। इतना कह के विशाल निशा के पास जाकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और बेड पे लिटाता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है और निशा को हक करते हुए कहता है, सो जाओ, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। वही रकुल कायरा को लेकर घर आ गया था और घर आते ही कायरा जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और रकुल भी कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला जाता है।
वही कायरा अपने रूम में जाके गुस्से से कहती है, ये सो कॉल्ड भाई ने तो आज पूरे दिन पकाकर रख दिया। घड़ी को देखते हुए, ये ऋषभ अभी भी क्यों नहीं आ रहा, कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना, फिर खुद से ही नहीं नहीं, अगर ऋषभ को मुझ पर शक होता तो मैं अभी तक जिंदा नहीं रहती। इतना सोच कायरा खुश होकर वॉशरूम में घुस जाती है और अपने कपड़े रिमूव कर शावर के नीचे खड़ा हो जाती है और शावर ऑन कर देती है। वही रात के 11:30 बज रही थी और मोहिनी अंश से घर से निकलने के लिए तड़प रही थी, पर वो बाहर नहीं जा पा रही थी। मोहिनी खुद से कहती है, इस प्रेत को तो मैं मार ही डालूंगी, एक बार ये आ जाए बस। कितनी वक्त हो गई है, 12 बजे बाजने में अभी कुछ ही वक्त है और ये अभी भी नहीं आया। मुझे शिकार के लिए निकलनी होगी, पर ये मैं तो घर से भी निकल नहीं सकती और मेरी अंगूठी भी वो ले गया। मोहिनी अब तक बहुत बार कोशिश कर चुकी थी, पर वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिससे मोहिनी को गुस्सा आ रही थी। चैप्टर 49 तुमने ही मेरी अंगूठी निकाली थी ना। रात के 12:30 बजे मोहिनी उस घर से बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह कोशिश कर रही थी, पर वो निकल नहीं पा रही थी। तभी वहां अंश आता है। अंश को देख मोहिनी उसके पास जाकर उसके कॉलर पाकर कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ इस घर में कैद करके रखा ना, ताकि मुझे कोई शिकार ना मिले और मैं कमजोर हो जाऊं, और तुम मेरी अंगूठी भी लेकर गए हैं ना। अंश मोहिनी से अपने कॉलर छुड़ाकर, मुझे एक बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं लेट हो गई, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए किडनी लेकर आया हूं, अब करो तुम्हें इसके साथ क्या करना है। इतना कह के अंश अपने राइट हाथ आगे करता है और उसके हाथों में खून से सना हुआ किडनी आ जाता है। किडनी को देख मोहिनी खुश हो जाती है और उस किडनी को लपक के अंश के हाथ से ले लेती है और अपने मुंह में भरकर खा लेती है। मोहिनी को ऐसा करते देख अंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गया था और वो कहता है, तुम किडनी खाती हो। मोहिनी अंश को देखते हुए, हाँ, इससे मैं जिंदा रह सकती हूँ। अंश कुछ सोचते हुए, मुझे लगता है तुम्हें अपने दीदियों को ढूंढने से पहले अपने उस राजकुमार को ढूंढना चाहिए, ताकि तुम जल्दी से इस श्राप से मुक्त हो सको। मोहिनी, पर मैं उसे ढूंढूं कैसे, उसकी कुछ मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि वो अंश, हाँ, वो बहुत हैंडसम है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं, वो तुम्हें जंगल में एक बड़े से पैर के अंदर जाए हुए दिखे थे, यही ना। मोहिनी हमें सिर हिला देती है तो अंश एक गहरी सांस लेकर कहता है, चलो हमें पहले उस लड़की को या जो भी है उसे ढूंढना होगा, जो लड़कों के साथ फिजिकल होकर उनको मार रही है। मोहिनी, तो ये हम पता कर सकते हैं कि वो लड़की कौन है जो लड़कों के साथ ये सब कर रही है। अंश, कैसे? मोहिनी स्माइल कर मेरे साथ आओ। इतना कह के मोहिनी ऊपर छत पे जाने लगती है तो अंश पूछता है, तुम छत पर क्यों जा रहे हो? मोहिनी, तुम आओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा। इतना कह के मोहिनी आगे बढ़ने लगती है और अंश भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वही एक लड़की जो पूरी तरह से भीगी हुई थी, वो सड़क पे भागे जा रही थी, उसके कपड़े भीगने की वजह से उससे चिपके हुए थी। वो बार बार पीछे देख रही थी और सामने दौड़ रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली थी, पर वो शख्स उसे पकड़ लेता है। वो लड़की जब सिर उठाकर उस लड़के को देखती है तो झट से उसे गले गला लेती है और गले लगाते ही वो बेहोश हो जाती है। लड़की को बेहोश होते देख लड़का उसे एक बार देखता है और फिर अपने आंखें बंद कर फिर से खोलता है तो उसकी आंखें लाल हो गया था और उसके बड़े बड़े ब्लैक कलर की विंग्स निकाल आता है और वो लड़का उस लड़की को अपने गोद में उठाकर उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। वही एक दादाजी एक कमरे में आता है, उस कमरे में बहुत रोशनी थी, ऐसा रोशनी जिससे किसी भी इंसान की आंखें चौंध दिया जाए, पर दादाजी को उस रोशनी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से सब देख पा रहा था। वही बाने एक बड़े से बॉक्स जो बहुत पुरानी लग रही थी, उस बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है। उस बॉक्स को खोलते ही पूरा रूम अंधेरा हो जाता है और उस बॉक्स से एक आदमी निकलता है जो बिल्कुल दादाजी की तरह दिखता था, पर उसके हाथों पे और पैरों पे सोने की जंजीरें से बंधा था। दादाजी उस आदमी को देखते हुए कहता है, देख, अब कुछ ही दिनों में मैं किंग की जगह आ जाऊंगा और तेरे उस बेवकूफ पोता जो मुझे अपना दादाजी हर्षवर्धन समझ रहा है, क्या कहा था तूने कि तेरे दोनों पोते बहुत समझदार है, वो मुझे पहचान जाएगा और तुझे आजाद कर अपने पिता को बचा लेगा। हा हा हा, अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब मैं बनूंगा डेविल किंग और तेरे पोता मेरा गुलाम, मैं करूंगा पूरे ब्रह्मांड पर राज। हा 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 हा। दादाजी की हंसी को हंसते देख वो आदमी भी जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी को हंसते देख दादाजी कहता है, क्या हुआ, बुढ़े पगला गया है क्या?
आदमी दादाजी को देखते हुए, तू कितना भोला है, तुझे लगता है कि तू जिसके लिए काम कर रहा है वो तुझे डेविल किंग बनाएगा? और अकपाल, तू बहुत ज्यादा भोला है, ना तो तू मेरे पोतों का कुछ कर पाएगा, ना मुझे यहाँ बंदी बनाकर रख पाएगा, और ना मेरे बेटे को कुछ कर पाएगा। कपाल, इतना विश्वास है आपने पोते पर? आदमी, हाँ। कपाल, तो सुन, तुझे जितना विश्वास अपने पोते पर है मुझे उतना विश्वास उन पर है। उन्होंने मुझसे वादा किया है वो मुझे डेविल किंग बनाएगा, और इतने सालों से मैं तेरे जगह हर्षवर्धन बनकर सबके बीच हूँ, किसी ने मुझे नहीं पहचाना तो अब भी आप पहचानेगा। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये आदमी कौन है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, ये आदमी असली हर्षवर्धन ओबरॉय है, ऋषभ और विशाल की असली दादाजी, और जो अब तक था वो नकली था जिसका नाम कपाल है। हर्षवर्धन जी, फिक्र मत कर, तेरे अंत निकट है, और तू जिस पल इतना विश्वास कर रहा है वही तेरा मौत का वजह बनेगा, और तुझे मेरे पोते की हाथों ही मरना होगा, और तेरे उस काल को भी मरना होगा मेरे पोते की हाथों। कपाल, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, और काल के मरने के लिए उस लड़की को डेविल किंग से प्यार करनी होगी, जबरदस्ती या शरीर की चाहत के लिए नहीं, अपने दिल से, अपने दिल की सुकून के लिए एक होना पड़ेगा, और वो लड़की कभी डेविल किंग से प्यार नहीं करेगी। हर्षवर्धन जी प्यार करेगा, और मुझे एक चीज पता है जो तुझे बाहर रहकर भी पता नहीं। हर्षवर्धन की बात सुनकर कपाल उनको देखने लगते हैं, तो हर्षवर्धन जी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है काल तुझे नहीं बताएगा, क्योंकि वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। कपाल, नहीं कर रहा, वो मुझे इस्तेमाल समझा। इतना कह के वो हर्षवर्धन जी को फिर से उस बॉक्स के अंदर बंद कर देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। मोहिनी और अंश छत पे थे। मोहिनी अंश को देखते हुए, अगर वो जो भी ये सब कर रही है और वो एक अच्छी शक्ति है तो हो सकता है कि उसे कोई श्राप मिला हो जिसके लिए वो ऐसा कर रही है। अंश, तुम बातें घुमाना बंद करो और जल्दी से पता करो वो लड़की कौन है। मोहिनी, हाँ, पर उसके लिए मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। अंश आंखें छोटा कर, वो क्यों? मोहिनी, पहले दो तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और तुम एक प्रेत हो तो तुम्हारी मदद भी मुझे लगेगी। अंश अपने जेब से अंगूठी निकाल मोहिनी को दे देता है। मोहिनी उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर खुश हो जाती है और जल्दी से अपने उंगली में वो रिंग पहनने लगती है, पर वो पहन नहीं पा रही थी। फिर कुछ याद कर मोहिनी अंश को देखते हुए पूछती है, तुमने ही मेरी अंगूठी निकाली थी ना? अंश मोहिनी को देख हाँ में सिर हिला देता है। ये देख मोहिनी उसके हाथ में अंगूठी देते हुए, तो अब कुछ नहीं हो सकती, मैं अंगूठी पहन नहीं पा रही। मोहिनी की बात सुनकर अंश को कुछ समझ नहीं आता, वो मोहिनी को असमंजस में देखने लगता है। चैप्टर 50 याकशिका यामिनी जुड़वा बहन। अंश अंगूठी को देखते हुए, पर ये तो तुम्हारी ही अंगूठी है, तो तुम क्यों? मोहिनी, क्योंकि ये अंगूठी जो मेरे उंगली से खुलेगा वो ही पहना सकता है, और तुमने मेरी अंगूठी खोली है तो। अंश, इसमें कुछ नहीं होने की क्या बात है, मैं तुम्हें अभी पहना देता हूँ। इतना कह के अंश मोहिनी को अंगूठी पहनाने जाती है, तो मोहिनी अपने हाथ पीछे ले लेती है और अंश को देखते हुए कहती है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अंश मोहिनी को देखते हुए, क्या का क्या मतलब, अंगूठी पहना रहा हूँ। अंश की बात सुनकर मोहिनी कुछ कहने ही बली थी, पर उसके कुछ कहने से पहले ही अंश उसके राइट हैंड को आगे कर जबरदस्ती अंगूठी पहना देता है और कहता है, ये लो, अब जल्दी से क्या करना है करो, और जल्दी से पता करो कौन है वो। मोहिनी अंश की अंगूठी पहनाने से शौक हो गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस अपने उंगली में पहने अंगूठी को देखे जा रही थी, उसके कानों में अंश की बात सुनाई ही नहीं देती। मोहिनी को ऐसे एकटक अपने अंगूठी को देखते देख अंश कहता है, ये तुम्हारी ही अंगूठी है, अब इसे देखना बंद करो, हमें जल्दी से पता करना होगा वो कौन है। इस बार अंश की बात सुनकर मोहिनी सिर ऊपर करती है, तो अंश मोहिनी की चेहरे को देख कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया? मोहिनी रोते हुए, तुम गंदे प्रेत, तुमने मुझसे शादी कर ली। अंश चौंकते हुए, क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने कब तुमसे शादी की? मोहिनी, अभी किया। अंश, अभी पर कैसे? अंश की बात सुनकर मोहिनी कुछ कहती उससे पहले वहां तेज रोशनी होती है, जिससे मोहिनी की आंखें बंद हो जाती हैं और अंश सामने देखता है। घने जंगल के अंदर कुछ टेंट लगा हुआ था और बाहर बोनफायर जल रही थी, जो अभी बहुत हद तक जल चुकी थी। वहां एक लड़की आती है और सबसे लास्ट में जो टेंट है उसके पास जाके कहती है, हिलो, अंदर कोई है। किसी लड़की की आवाज सुन टेंट के अंदर जो लड़का लेटा था वो खुद से कहता है, इतनी रात को कौन लड़की है, और वो भी इस जंगल में?
वो और कुछ कहता उससे पहले फिर से वही लड़की की आवाज आती है, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं यहाँ खो गई हूँ। अब लड़की की आवाज सुनकर वो लड़का उठता है और टेंट के बाहर आता है तो बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने एक वाइट कलर की डीप नेक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसकी ब्रेस्ट आधे से ज्यादा दिख रही थी। वो लड़का तो उस लड़की को देखता ही रह गया, उसका नजर ही नहीं हट रहा था उस लड़की से। वो लड़की अपने नजरें झुकाकर उस लड़के से कहती है, क्या आप आज रात के लिए मुझे यहाँ रहने देंगे? वो हम फ्रेंड्स यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे और रात को थोड़ा घूरने निकले थे पर मैं खो गई, तो अगर आप मुझे आज रात के लिए रहने दे तो कल सुबह ही में चली जाओ। लड़का लड़की की आवाज सुन होश में आता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, वो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ, फिर हम मिलकर तुम्हें तुम्हारी टेंट में छोड़ देंगे। लड़के की बात सुनकर लड़की डर जाती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत करिए, वो क्या है ना, मैं एक अकेली लड़की ऐसे प्लीज उस लड़के की हाथ पकड़, आप मुझे शरीफ लगते हैं इसलिए आपके पास एक रात रहने को कह रही हूं, पर अगर आप नहीं चाहते कि मैं रहूं तो मैं चली जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर लड़का जल्दी से कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब वो नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए अंदर आइए। इतना कह के वो लड़का साइड हो जाता है और वो लड़की अंदर चली जाती है। उस लड़की के अंदर जाते ही वो लड़का भी अंदर चला जाता है। अंदर वो लड़की और लड़का आमने सामने बैठा था। लड़की अपने हाथ आगे कर कहती है, हाय मैं कायरा कायरा सिन्हा। लड़का भी लड़की से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो मैं आदित्य चोपड़ा। लड़की, थैंक्स आप बहुत अच्छे हैं, नहीं तो ऐसे एक अनजान लड़की को कौन इतनी रात को हेल्प करता है। इतना कहते कहते वो कायरा थेड़ा आदित्य की करीब चली जाती है और कहता है, तो चलिए साथ सोते हैं। कायरा की बात सुनकर आदित्य उसे देखता है तो कायरा हंसते हुए कहती है, अरे बहुत रात हो गई है और आज तो मैं यही सोने वाली हूँ और आप भी यही सोएंगे ना, इसलिए। आदित्य कायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, हाँ चलिए। इतना कहते दोनों सो जाते हैं कि कुछ 20 मिनट बाद आदित्य, जिसे नींद नहीं आ रहा था, उसे अपने पैरों में किसी का पैर महसूस होता है और जब वो देखता है तो ये कायरा की पैर है। आदित्य पीछे पलट कर कायरा से कुछ कहने ही वाला था कि कायरा को देख उसका नियत बिगाड़ जाता है, क्योंकि कायरा की डीप नेक ड्रेस जिससे पहले ही उसकी आधी ब्रेस्ट दिख रही थी, अब बेढंगे तरीके से सोने के कारण वो पूरा दिख रही थी। आदित्य धीरे धीरे कायरा के ऊपर आ जाता है और उसके होठों पे, चेहरे पे, नेक पे हल्का हल्का किस करने लगता है। फिर कुछ देर कायरा के होठों पे अपना होंठ रख उसके होठों को साफ करता है। फिर धीरे धीरे उसकी ड्रेस निकाल देता है और उसके एक ब्रेस्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है और धीरे धीरे प्रेस करने लगता है और दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर साक और लीक करने लगता है। आदित्य की दूसरा हाथ कायरा के पैंटी के ऊपर उसके किटी पे चल रहा था। आदित्य सब कुछ बहुत धीरे धीरे कर रहा था ताकि कायरा की नींद न खुल जाए। आदित्य ऐसे ही धीरे धीरे सब कर रहा था। फिर वो धीरे से कायरा की पैंटी को निकाल देता है और अपने टी शर्ट और लोअर को निकाल देता है। अभी वो सिर्फ बॉक्स में था और कायरा उसके सामने नेकेड सोई थी। आदित्य कुछ देर कायरा की पूरे बॉडी को देखता है और फिर उसके किटी पे अपना होंठ रख देता है और धीरे धीरे लीक करने लगता है। आदित्य लीक करते करते कायरा के किटी को काट लेता है जिससे कायरा की हल्के से चीख निकल जाती है। कायरा की चीख सुनकर आदित्य थोड़ा डर जाता है और अपने सिर ऊपर कर देखता है तो कायरा उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। कायरा कहती है, आहा इसे खा जाओ, आज ये तुम्हारा है, आज मैं तुम्हारा हूँ, जो चाहे वो करो। इतना कह के वो आदित्य की सिर को पकड़ अपने किटी पे प्रेस करती है। कायरा की बात सुनकर और उसकी हरकत देख आदित्य खुद हो जाता है और कायरा के किटी को साक और लीक करने लगता है और उसके किटी को खाने लगता है और कायरा आहें भरते हुए कहती है, आहा आह ये शादी ऐसे ही, आह आदि आह। कायरा की बात सुनकर आदित्य और एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर बाद आदित्य नीचे लेटा था और कायरा उसके ऊपर थी और आदित्य के चेस्ट पे, नेक पे किस और बाइट कर रही थी। फिर वो आदित्य के बॉक्सर को उतार देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर समा लेती है और अपने कमर हिलाने लगती है। आदित्य भी अपने दोनों हाथों से कायरा के दोनों ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस करते हुए आहें भर रहा था। उस पूरे टेंट में उन दोनों की सिसकियां सुनाई दे रहा था, पर उन दोनों की सिसकियां टेंट से बाहर नहीं जा रही थी। ऋषभ, विशाल, नीसा, कैट एक साथ बैठा था। नीसा पूछती है, मुझे कुछ पूछना है। कैट नीसा को देख, क्या पूछना है? नीसा कैट को देखते हुए, कायो कौन है और जो कायो बनकर यहाँ है वो कौन है?
केट क्यूटी का असली नाम कायरा नहीं है, याकशिका है, और जो क्यूटी बनकर यहाँ है वो है यामिनी। याकशिका कायरा और यामिनी जुड़वा बहन है और वो दोनों ही आधे परी और आधे गंधर्व हैं और परी लोग और गंधर्व लोग की राजकुमारी है, इसीलिए तुम्हें परी लोग से यहाँ कायरा की रक्षा के लिए भेजा है। नीसा, पर मैंने तो सुना है 21 साल पहले हमारी राजा की मौत हो गई थी, उसके बाद से सब कुछ। विशाल नीसा की बात काटकर, हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं, वो जिंदा है। विशाल की बात सुनकर नीसा उसे घूर के देखता है तो ऋषभ कहता है तुम्हारे सब बाद में पता चलेगा, अभी बस इतना जान लो जो हमारे साथ है वो याकशिका कायरा नहीं यामिनी है। नीसा, तो मेरी कायो कहाँ है? ऋषभ आंखें छोटी कर, वो मेरी है और मेरे पास ही है, सेफ है। ऋषभ की बात सुनकर नीसा कहती है तुम्हारी कैसे है वो? ऋषभ, तुम्हें जानना है वो मेरा कैसे है? ऋषभ की बात सुनकर नीसा हाँ में सिर हिलाने ही बला था कि तभी विशाल उसे पकड़ लेता है और उठकर नीसा को बाहर से ले जाते हुए कहता है नहीं ब्रो, कुछ नहीं जानना, हम अभी चलते हैं। वैसे भी वो नकली भाभी पता नहीं कहाँ गायब है, आप उन्हें ढूंढिए और असली भाभी को सेफ रखिए, मैं इसे समझा दूंगा। इतना कह के विशाल नीसा को लेकर बाहर से चला जाता है। अब बाहर सिर्फ ऋषभ और कैट ही बैठे थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।